तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं इमरोज एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस क्लास में। तो दोस्तों, आज का ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो 2026 का मॉडल पेपर है, और यह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। 2026 में जितने भी विद्यार्थी 10th क्लास के हैं, वे इस मॉडल पेपर को उनको के बारे में उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा। आपके एग्जाम किस क्वेश्चन रहेंगे, किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि हार्ड रहेगा कि आसान रहेगा, इन सब के सवालों का जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम आपके समक्ष हिंदी के ऑफिशियल मॉडल पेपर, जितने भी उर्दू के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो है, हिंदी के ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश के ऑफिशियल मॉडल पेपर का डिस्कशन करा दिया है, उसका आंसर की सॉल्यूशन के साथ हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख ले। यूट्यूब पे जा करके और सर्च करें इमरोज स्टडी सेंटर, वहाँ पे पहले ही नंबर पे मेरा वीडियो देखने को मिलेगा। उसे देख करके अपनी तैयारी में की सारी समस्याओं का समाधान पा ले। तो चलिए हम बिना किसी समय गंवाए इस सेशन को, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह बिहार बोर्ड के द्वारा 2026 के ऑफिशियल मॉडल पेपर है, और ये कुछ सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि द्वितीय भारतीय भाषा यानी हिंदी, नॉन हिंदी जितने भी लिए हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाले। तो और इसमें आप देख सकते हैं पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष में भी पैटर्न में किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल भी टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें से मात्र आपको कितने क्वेश्चन बनाने होते थे, तो मात्र आपको 50 क्वेश्चन बनाने रहते थे। तो इस साल भी ठीक वैसा ही आपको 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से मात्र 50 ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने रहेंगे, और सब्जेक्टिव्स में डबल ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से आपको आधा बनानी रहेगी। और ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का आवश्यक समय दिया गया, 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं यही सेट विषय कोड जो है तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बुकलेट संख्या है, ये आपको ओरिजिनल जो मेन बोर्ड एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन आपको, यह एग्जाम मात्र हिंदी का 100 नंबर का होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपके 100 में 100 पूरे होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय के बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हिंदी की तैयारी को लेकर और सारे विषय को डिस्कशन को लेकर, तो आज से हम शुरू कर दिए हैं। थोड़ा सा टाइम का अभाव है, इसलिए हम लेट कर रहे हैं वीडियो को बनाने में। मेरा भी पढ़ाई है, उसमें सब चीज़ देखना है, समय नहीं मिल रहा था, जिसके कारण कल हम उन्हें अपलोड नहीं कर पाए। यहाँ पे ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में होने वाली किसी भी प्रकार की का सामना नहीं करना पड़े। और हाँ, एक बात आप लोग से जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम जाने से पहले अपने एडमिट कार्ड के अतिरिक्त एक और डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाइएगा। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या वोटर कार्ड तो शायद आप लोग का नहीं बना होगा, लेकिन आधार कार्ड जरूर लेकर जाइएगा। तो देख सकते हैं कि यह सेक्शन ए में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख सकते हो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से मात्र आपको 50 के आंसर देने हैं, और जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक एक अंक निर्धारित की गई है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहले क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में पूछा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आप लोग शायद इसे पहले भी जानते ही होंगे, यह व्याकरण में इसकी चर्चाएं है। और हाँ, टोटल 50 व्याकरण की क्वेश्चन रहेंगे और 50 आपके बुक्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहले ग्रामर यानी व्याकरण की चर्चा की गई है, तो पहले हम ग्रामर को देख लेते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे संस्कृत भी देवनागरी ही लिपि में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है स्वरों की मात्रा के अनुसार अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं, इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 12 व्यंजन वर्ण में, यानी व्यंजन वर्ण की शुरुआत कहाँ से होती है, तो क से शुरू होती है, उसके बाद का, की, उसके बाद की, कु, के, कै, को, कौ, कन, अंत में क होता है। ये टोटल 12 होती है। तो ये इसे क्या कहते हैं, तो इसे आप सभी जानते हैं कि इसे 12 खड़ी कहा जाता है, यानी 12 खड़ी कहा जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि स प्लस र से कौन वर्ण बनता है। स प्लस र से कौन वर्ण बनता है, तो हम सभी जानते हैं कि स और र जब मिलता है तो वो स्र बनता है। चलिए आगे की तरफ हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, खाली आंसर आपको बताएंगे, आप लोग उसे टिक आउट कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव शब्दों में स के स्थान पर क्या आ जाता है। तो तत्सम शब्द में आप जानते हैं कि स रहता है, तो उसके तद्भव में जब उसे परिवर्तित किया जाता है तो यह स इस स में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर में पूछा गया प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान आप सभी जानते हैं कि आप बोल कर देख सकते हैं कि यहाँ पूछा गया है प वर्ग के बोलने के क्रम में आपके होंठ दोनों का संपर्क बन रहा है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो होस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न कौन सा
पंचमाक्षर का एक वर्ण है। कौन सा पंचमाक्षर का एक वर्ण है? तो पंचमाक्षर आप जानते हैं कि पंचमाक्षर किसे कहा जाता है? जैसे हम क ख ग लिखते हैं क ख ग घ और उसके बाद में अंग होता है यहाँ पे, सॉरी बिंदु है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। पंचमाक्षर किस शब्द का अर्थ है? तो पंचमाक्षर म का अर्थ होता है पंचमाक्षर, यानी अंत में म। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर में पूछा है, 7 नंबर अनुस्वार और विसर्ग न हो तो स्वर और न व्यंजन, इसलिए दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? यानी अनुस्वार और विसर्ग ना हो तो अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन हो, तो इन दोनों ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों ध्वनियों को उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसे अयोग्यवाह कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर में पूछा है कि औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? औ यानी पूछा है ओ औ का उच्चारण स्थान, आप सभी जानते हैं ओ हो या औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओ या औ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ओ ऐसे बोलिएगा तो आप देख सकते हैं कंठ पे प्रभाव पड़ता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से होता है, सॉरी कंठ से होता है इसका उच्चारण स्थान। देख सकते हैं कि कितना व्याकरण से ये पूछा गया, तो इसे जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। जितने भी अगले वर्ष एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह सुझाव है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा कि बदाक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो बदाक्षर की अंतिम ध्वनि, सबसे पहले हम जानते हैं कि अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, एक बदाक्षर होते हैं, एक बद अक्षर होते हैं, और एक होता है मुक्ताक्षर होता है, मुक्ता अक्षर होता है। तो बदाक्षर का अंतिम वर्ण क्या होता है? तो बदाक्षर का अंतिम वर्ण होता है व्यंजन, बदाक्षर का अंतिम वर्ण होता है व्यंजन, और मुक्ताक्षर का अंतिम वर्ण होता है स्वर। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है बिहार बोर्ड? तो हमसे पूछा है कि बदाक्षर, तो बदाक्षर का अंतिम वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन होता है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी व्यंजन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 10 नंबर क्वेश्चन में वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? यानी वक्ता के अनुसार जो बात बोलता है उसके अनुसार पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि जो विराम चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मान लीजिए कि ये माता हम लिख रहे हैं, माता, और पिता यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पिता यहाँ पे जो लिखा जा रहा है, तो इसके बीच में ये जो रहता है, इसे दूसरे कलर से हम कर देते हैं। इसके बीच में जो ये हाइफन लगता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसके हिंदी में कहा जाता है संगम, इसको हिंदी में कहा जाता है संगम। और देख 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर पूछा है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है, संधि कहा जाता है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर में देखते हैं, सॉरी वो लिखा गया है उसे इग्नोर कीजिएगा। 12 नंबर में कहता है ये समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे कौन समास कहते हैं? यानी जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तो उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है, बहुब्रीहि समास कहा जाता है। मान लीजिए रावण लिख रहे हैं, तो जिसके 10 आनन है उसे रावण कहा जाता है। तो 10 मतलब यानी सामान्य अर्थ का भाव छोड़ करके रावण शब्द का बोध हो रहा है, यानी 10 आनन, जिसके 10 आनन हो उसे रावण कहा जाता है। 10 आनन ये सामान्य अर्थ का बोध छोड़ करके रावण किसी विशेष अर्थ का बोध करा रहा है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में देख सकते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्पुरुष शब्द का उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरफन मौला तत्पुरुष शब्द का उदाहरण इसलिए है क्योंकि आप देखिए हम इसका डिस्कशन करते हैं। हरफन मौला लिखा है, हरफन मौला लिखा है, तो यहाँ पर हर मतलब होता है सभी, और फन मतलब होता है कला, यानी आर्ट, आपके पास कलाकारी क्या क्या है? कला। और मौला का मतलब होता है माहिर। मौला का मतलब क्या होता है? सॉरी यहाँ लिख देते हैं माहिर। मौला का मतलब माहिर होता है। तो बताइए सभी कला में माहिर हो उसे क्या कहा जाता है? हरफन मौला कहा जाता है, हरफन मौला कहा जाता है। तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 14 नंबर में पूछा है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हैं। यशोधरा का संधि विच्छेद होता है यश और 2 हलंत होता है, उसके बाद प्लस धारा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर यश जोड़ धारा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया उड़यन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस पिछले क्वेश्चन में जो जिस तरह से हमने तोड़े हैं, तो इस क्वेश्चन में भी आप तोड़ लीजिएगा। तो उड़यन शब्द का संधि विच्छेद उड़ जोड़ यन होता है, उड़यन शब्द का संधि विच्छेद उड़ जोड़ यन होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर में पूछा गया है, 16 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है निम्नलिखित में से आपको बताना है। तो ये जो ज्योत्सना लिखा गया ये बिल्कुल गलत लिखा है, कृत्य ये भी गलत लिखा है, पशुभूति ये भी गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रज्वलित सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? पिछले में शुद्ध पूछा गया था और इसमें अशुद्ध पूछा है, तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देख सकते हैं प्रसाद, ये लिखा है प्रसाद, तो प्रसाद ऐसे लिखा था
प्रसाद का शुद्ध रूप क्या है, तो ऐसे है, तो पहले ही ऑप्शन में गलत लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर में पूछा है कि निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप सभी जानते हैं कि जब किसी से प्रश्न पूछा जाए तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर में पूछा है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। यानी दो विपरीतार्थक शब्द जैसे लिखा जाता है, हम मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल देते हैं, माता या पिता जब हम लिखेंगे तो माता पिता में ये जो विपरीतार्थक शब्द जो है, माता का उल्टा क्या होता है, पिता होता है। तो बीच में इसको दूसरे कलर समझिए, तो बीच में जो ये लग रहा है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। योजक चिन्ह यानी हाइफन जिसे कहा जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है। चलिए 20 नंबर पूछा है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, और वहीं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं पूछेगा तो 4 होते हैं। और एक और होता है विकारी के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, विकार के आधार पर तो 2 होते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर में क्वेश्चन के रूप में पूछा, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, शब्द कौन सा तद्भव शब्द है, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन होगा, तो ओष्ठ होगा, ओष्ठ तद्भव शब्द होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं, निम्न में कौन सा वर्ष संकर शब्द है, कौन सा वर्ण संकर शब्द है। वर्ण संकर का अर्थ होता है दो अलग अलग भाषा वाले शब्द। कौन सा दो अलग अलग भाषा वाला शब्द है, तो आप बताइए कि कौन सा दो अलग अलग भाषा वाला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इसलिए क्योंकि लाठी तो एगो हिंदी शब्द का अर्थ हो गया, हिंदी शब्द का, प्लस चार्ज एक फिजिक्स चार्ज मतलब आवेश, या फिजिक्स की भाषा में यानी साइंस वाला हो गया। तो दोनों का शब्द का अर्थ अलग अलग है कि नहीं, आप बताइए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 23 नंबर में पूछा है, निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जिसमें किसी जाति का बोध ना होकर, यानी किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें किससे व्यक्ति का बोध होता है, तो बताइए सोना से किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। गोल्ड जैसे लिखते हैं तो हम सोना, यानी सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसे मापा या तोला जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा, जैसे झाबा भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यह झाबा का मतलब होता है एक जाति का बोध हो रहा है, यानी कोरोना भी एक जाति का बोध हो रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पटना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो तो उसे कौन संज्ञा कहते हैं, उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा में यह होता है कि हम किसी चीज़ को न तो छू सकते हैं, न ही देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है गुण, तो किसके अंदर कौन सा गुण है हम देख पाते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि उसके अंदर ये आचरण सही है, जैसे दशा हो गया और व्यापार हो गया, तो इसे कौन सा बोध होता है, तो इसे भाववाचक संज्ञा का बोध होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 25 नंबर के रूप में पूछा है कि जिस संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है, नर या मादा यानी मेल और फीमेल का बोध होता है, तो उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है, उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है। लिंग में ही आप इंग्लिश में पढ़िएगा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिलिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, ये ग्रामर में आप पढ़िएगा, और व्याकरण में आप पढ़िएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो नर या जाति का बोध लिंग में होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 26 नंबर में पूछा गया है कि जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना सहायक क्रिया आती है तो उसमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मैं का प्रयोग किया जाता है, तो मैं का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, के का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, और यहाँ हे का भी प्रयोग नहीं किया जाता, बीच में अधिबोधक यानी कंजक्शन में किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए 27 नंबर में पूछा है कि हरिमोहन को रुपया देता है, हरिमोहन को क्या देता है, रुपया देता है, यह वाक्य किस कारक का है, तो यह वाक्य किस कारक है, तो यानी रुपया दे रहा है, तो यहाँ पे दो आदमियों का मिलन हो रहा है, तो संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। चलिए 28 नंबर पूछा है कि श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो श्रीमती शब्द का बहुवचन हम सभी जानते हैं कि जैसे हम लिखते हैं कि लड़का का बहुवचन क्या होता है, लड़का का बहुवचन देखिएगा, तो लड़का का बहुवचन क्या होता है, लड़की है, लड़का का बहुवचन होता है लड़के, लड़के होता है। तो यहाँ पे श्रीमती का बहुवचन पूछा है, तो श्रीमती का बहुवचन श्रीमतियों हो जाएगा, माताओं और बहनों तो श्रीमतियों वही हो जाएगा। चल आगे की तरफ बढ़िए, 29 नंबर पूछा है कि निम्न कौन सा पुल्लिंग शब्द है, कौन सा इसमें जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो इसका खिंचाव क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो खिंचाव स्त्रीलिंग है। जैसे उसके बाद ये चमक स्त्रीलिंग है, वकालत भी स्त्रीलिंग है, खपत भी स्त्रीलिंग है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 30 नंबर में पूछा कि निम्न कौन स्त्रीलिंग शब्द है, बड़ी क्वेश्चन को घुमाया, कभी स्त्रीलिंग तो कभी पुल्लिंग, तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द के रूप में आप देख सकते हैं कि छत, वो छत ऊंची है, ऊंचा नहीं है, छत ऊंची है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और 31 नंबर में पूछा है कि वाक्य से अलग होने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, यानी वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वो किसी वाक्य में पिरा दिए जाते हैं, किसी वाक्य में जब पिरा दिए जाते हैं तब क्या कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है पद, यानी पद मतलब लास्ट में जब जोड़ दिया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। चलिए 32 नंबर पूछा है,
पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में लेखक का या वक्ता होता है, यानी जो कार्य करता है या कर्ता होता है वही आता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में आपसे पूछा है तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? अगर हिंदी में टोटल 6 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? तो 6 सर्वनाम होते हैं। चलिए अगला 34 नंबर में पूछा है कि जो विशेषण विशेष या क्रिया के बीच आए तो उसे क्या कहा जाता है? जो विशेषण यानी जो एडजेक्टिव विशेष और क्रिया यानी वर्ब के बीच में आए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विधेय विशेष कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। 35 नंबर पूछा है मोहन पढ़ने में बहुत तेज है। तो ये यहाँ पे इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो मोहन पढ़ने में तेज है, यानी मोहन की विशेषता बता रहा है कि वो पढ़ने में क्या है? तेज है। तो यहाँ पे प्रविशेषण उसमें से छाटिएगा तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत हो जाएगा। क्या? बहुत हो जाएगा। 36 नंबर उत्पत्ति अथवा शब्द वर्ण निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सभी जानते हैं धातु कितने प्रकार के होते हैं। धातु आपको 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में धातु 5 प्रकार के होते हैं। व्याकरण पढ़िएगा तो उसमें धातु 5 प्रकार के होते हैं। इतना समय नहीं है कि हम आपको खोल के पढ़ाएं, लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी, आप कहिएगा तो हम ज़रूर व्याकरण की एक 1 शॉट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरी व्याकरण रहेगी। उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग कहिएगा तब। अब हालांकि व्याकरण की भी क्लास इस चैनल पर चलाया जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। और 37 नंबर में पूछा है कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? यानी जो धातु संज्ञा और विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहा जाता है। इन संज्ञा मतलब नाम और विशेषण मतलब होता है उसकी विशेषता। नामों को जो विशेषता बताती है उसे नाम धातु ही कहा जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर में देख सकते हैं मैंने खाया है। मैंने खाया ये किस टेंस का, ये किस काल का है? तो मैंने खाया है ये आसन भूतकाल का होगा, इसलिए ये पास्ट टेंस का होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है कि खाया, तो या ई जिन वाक्यों के अंत में होता है वो किस टेंस के अंतर्गत आता है? तो वो आता है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल के अंतर्गत आता है। 39 नंबर में आप देख सकते हैं ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो किसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? तो अव्यय में विकार उत्पन्न नहीं होता है। किसमें उत्पन्न नहीं होता है? तो अव्यय में विकार उत्पन्न नहीं होता है। चलिए 40 नंबर में देख सकते हैं। 40 नंबर में पूछा है प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण यानी एडजेक्टिव का, एडवर्ब का कितने भेद होते हैं? तो एडवर्ब के 4 भेद होते हैं। आगे की तरफ बढ़ते। 41 नंबर पूछा है कि निम्न में कौन सा तुलनाबोधक निपात है? कौन सा है जो तुलनाबोधक विपात है? तो इसमें सा हो जाएगा, तुलनाबोधक विपात हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। 42 नंबर में पूछा है कि ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ सूचक होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यानी ऐसा कोई शब्द जो सार्थक होते हैं, यानी शब्दों के मेल से तो बनते हैं, जिसका टुकड़ा करने पर उसका अर्थ कोई ना कोई निकलता है और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यौगिक कहा जाता है। आप लोग शब्दों को पढ़े होंगे। आक्रमण शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो आक्रमण शब्द का उपसर्ग यहाँ पे आ जोड़ क्रमण होता है। आक्रमण। पूजापा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पूजापा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आपा, यानी जो वो शब्द जो किसी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो पूजापा को जब तोड़िएगा तो इसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसे तोड़ सकते हैं पूजा जोड़ आपा, पूजा जोड़ आपा के रूप में तोड़ सकते हैं। तो पूजा यह उपसर्ग हो जाएगा और आपा प्रत्यय हो जाएगा। तो पूजापा यहाँ पे प्रत्यय पूछा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। 45 नंबर में आप देख सकते हैं निम्न में कौन सरल वाक्य है? निम्न में कौन सरल वाक्य है? तो इसमें सरल वाक्यों से अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, उसे न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन अस्वस्थ होने के लिए, गरीब होने के लिए वो परीक्षा नहीं दे सका, यह फैक्ट है और यह शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर में देखते हैं। 46 नंबर में पूछा है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? यानी पहले अशुद्ध वाक्य पूछा था और दूसरा शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। तो 46 नंबर में आप देख सकते हैं। आप लोग ठीक उसी प्रकार चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शुद्ध वाक्य कि यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। समुद्र शब्द का परिभाषी शब्द क्या होता है? समुद्र शब्द का परिभाषी शब्द क्या होता है? तो समुद्र शब्द का परिभाषी शब्द और न होता है। ये फैक्ट होता है, इसे आप लोगों को याद करना पड़ता है, इसमें कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो कृष्ण का मतलब होता है, कृष्ण का मतलब काला होता है। तो यहाँ पे काला का उल्टा क्या होगा? उजला होगा। तो किसका मतलब उजला होता है? तो यहाँ इसमें किसका मतलब उजला होता है? तो बताइए। तो इसमें किसका मतलब उजला होता है? शुक्ल का मतलब उजाला होता है। शुक्ल का मतलब उजाला। जो नभ में चलता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो नभ में चलता है उसे हम सभी जानते हैं कि नभचर कहा जाता है, नभचर कहा जाता है। लेकिन
जो नभ में चलता है उसी का दूसरा नाम क्या है, तो खेचर भी है। चलिए आखिर 50वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आधा में पहुंच चुके हैं। आंखें मूंदना, यानी आंख मूंद लेते हैं आप। यहीं पे कल्पना कीजिए कि यदि आप आंख मूंद लेते हैं तो कब आदमी आंख मूंद लेता है, जब वो मर जाता है तब वो आदमी आंख मूंद लेता है। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 51 नंबर में देखिए, और ये आपके व्याकरण से ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद पूरी किताब से क्वेश्चन दी गई है, जो आपकी किसलय है उसी से। हाथ कंगन को अरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ होता है। हाथ कंगन को अरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। अगले क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके किताबी क्वेश्चन शुरू हो गए, यहाँ से आपके बुक से पूरे टोटल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, और ये बुक से आपके सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले। तो चलिए हम बुक के भी क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया तरह से पढ़े होंगे, तो आप लोग को पूरी बुक याद होगी, तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी इसका सोल्यूशन करते हैं। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो तू जिंदा है तो कविता के शीर्षक के कवि के यानी कविता के कवि है शंकर शैलेंद्र हैं। शंकर शैलेंद्र, तो देखिए यहाँ इसमें शंकर शैलेंद्र इस कविता के कवि है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाले, अजय सिंह उपाध्याय नहीं होगा, एक करमवीर लिखे है, गोपाल सिंह नेपाली भी नहीं होगा, और उन कमल भी नहीं होगा, वो गोपाल मोहम्मद इकबाल भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप लोग सही टिक ऑप्शन नंबर शंकर शैलेंद्र को लगा लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। 53 नंबर में पूछा, ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीद लिया था। तो हामिद के पास 3 पैसा था ही, तो 3 पैसा में चिमटा खरीद लिया था अपने दादी माँ के लिए। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे, मुसाफा कर रहे थे, जिसको उर्दू में कहा जाता है। 55 नंबर, यानी कवि के अनुसार कौन होते हैं जो अपने काम के द्वारा दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। तो कौन व्यक्ति होते हैं जो अपने अच्छे कर्मों से दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, यानी आपके कार्य को देख करके दूसरा कोई किसी और को समझाने का प्रयास करता है, तो आप ही का उदाहरण देता है, तो वो कौन होते हैं, तो वो करमवीर होते हैं। करमवीर देखकर बाधा बहु विविध वो घबराते नहीं, राह भरोसे वो भोग उक्त पछताते नहीं। ये आप लोग कविता ये पढ़े होंगे। विभव शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विभव शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विभव शब्द का अर्थ ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य होता है। और 57 नंबर देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की विधा की रचना क्या है, तो बाल गोविंद भगत ये कौन सी की विधा क्या है, तो वो एक रेखा चित्र है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, और यहाँ पे बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, बाल गोविंद भगत किसने लिखा है, तो बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं। हाँ, बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं। चलिए 59 नंबर में आप देख सकते हैं कि पठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कौन झरना सबसे निराला है, कौन सा झरना सबसे निराला है। तो या इसमें छोटा नागपुर में हुंड्रू का ही झरना है, तो हुंड्रू का झरना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हुंड्रू के झरना की ऊंचाई कितनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पठित पाठ के आधार पर बताए कि किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन महान हो। यानी किसने कहा था कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन महान हो, तो ये कहने वाले कौन थे, तो इसको कहने वाले महात्मा गांधी थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायक कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख लिया था, किस कारण से नायक कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख लिया था, तो वो कौन सा कारण था, तो वो कारण था बातचीत करने के आनंद के लोभ में, यानी बातचीत करने के आनंद के लोभ में उसे छिपा कर कहता है। किस कवि के दोहे गागर में सागर है, तो किस कवि के दोहे गागर में सागर है, तो बिहारी के दोहे गागर में सागर भरते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर में पूछा है कि पाठ्य पुस्तक की कौन सा शीर्षक कहानी आंचलिक की कहानी है जिसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है। यानी कौन से कवि आंचलिक कवि है जिसमें मिथिलांचल के प्रकृति का वर्णन किया गया है, तो वो ठेस कहानी में वर्णन किया गया है, जिसमें कसारा होटल का मालिक था और उसमें एक छोटा सा बच्चा कार्य करता था, होटल में काम करता था। किसके हाथ बुनी फटी सिलपाटी को छूकर शीर्षण कसम खाता है, यानी किसके हाथ की बनी शीतलपाटी को छूकर शीर्षण जो कारीगर था, काम करने वाला था, वो किसके शीतलपाटी को छू करके कसम खाता है, तो वो अपने घरवाली के शीतलपाटी को छू करके कसम खाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और नैनो शब्द का अर्थ क्या होता है, नैनो शब्द का अर्थ होता है मक्खन, नैनो शब्द का अर्थ होता है मक्खन। चलिए हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, या हो मेरे काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। यह प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यह प्रस्तुत पंक्ति बच्चे की दुआ से ली गई है, और इसे मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। 67 नंबर, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ्य साहित्य के किस विधा में रचित है, यानी अशोक का शस्त्र त्याग किस पाठ में रचित किया गया है, तो अशोक का शस्त्र त्याग एक एकांकी है जिसमें युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर में आप देख सकते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक तथा उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, उनके सामने कौन बैठे थे, तो उनके सामने कौन बैठे थे, एक बौद्ध भिक्षु बैठे थे जो ज्ञान दे रहे थे, उन्हीं के सामने वे सब लोग बैठे थे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब का कहना था,
की वृद्धि से जलता रहता था। तो किनके विभव वृद्धि से जलता रहता था? तो बीमा एजेंट के विभव से जलता रहता था। बीमा की डर हमेशा उनको, बीमा एजेंट जो था उसे वकील साहब की का डर हमेशा बना रहता था। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। 17 नंबर देखिए, इससे तो गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किसने कूचे से निकलते समय जोरों का ठहाका लगाया था कि और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाती हैं। तो आप लोग बताइए कि यह पंक्ति किस चैप्टर से की है, किस चैप्टर में इस पंक्ति की चर्चा है? तो किस चैप्टर में? तो और इसमें किसकी और यह कथन किसने कहा था? तो नीत्शे ने कहा था। कौन कहा था? नीत्शे ने। कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? आप लोग बताइए। कबीर के दोहे से ली गई है, तो कबीरदास हो जाएगा। चलिए आगे 73 नंबर में देख सकते हैं किदवंती। किदवंती का मतलब होता है किंवदंती का मतलब होता है कि कहानी, कहावत। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ करके किसी कहानी को समझते हैं। अब पुराने ज़माने के जो बूढ़े लोग थे हैं, वे लोग किसी कहानी को कह करके, बोल करके कहावत के तौर पर कहते हैं, तो वह किंवदंती उसे कहा जाता है। तो उसी को किंवदंती के अनुसार किस पक्ष को दमित कर उस स्थान पर बिहार बनाया गया जिस कारण उसका नाम विक्रमशिला पड़ा था? तो किस स्थान पर? तो विक्रम यक्ष को तोड़ करके, विक्रम यक्ष के स्थान पर विक्रमशिला की स्थापना की गई है। चलिए 74 नंबर में पूछा गया, दीदी की डायरी में सिर्फ संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। 75 में दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तोतो चांद जिस स्कूल में पढ़ती थी वह कहाँ चलता था? तो तोतो चांद जिस कॉलेज में पढ़ती थी वह कहाँ चलता था? तो वह रेल के डिब्बों में चलता था। कहाँ चलता था? तो वो रेल को डिब्बों में चलता था। चलिए आगे की तरफ। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो पीपल शीर्षक कवि की कविता कौन है? तो पीपल किनके द्वारा लिखी? गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा पीपल लिखा गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। 77 नंबर में आप देख सकते हैं पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन सा रात भर रो रो कर भोर कर देता था? यानी वह कौन था जो रात भर रो रो कर भोर कर देता था? तो चकोर था। कौन था? चकोर था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 78 नंबर में पूछा गया दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा गया है? यानी दीनबंधु निराला जो साहित्यिक शीर्षक पाठ जो है साहित्यकार किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा गया है? तो किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखा गया। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय है। ये आप लोग को फैक्ट याद करना ही पड़ेगा। सारे जितने भी चैप्टर के लेखक लोग उनको जरूर याद कर लीजिएगा। खेमा शीर्षक कहानी किस सामाजिक कुप्रथा को उभारने वाली कहानी है? तो खेमा किस कुप्रथा को उभारने वाली कहानी है? तो आप सभी जानते हैं कि खेमा एक होटल में कार्य करता था बहुत कम ही उम्र में, और जो बाल मजदूरी को दर्शाता है कि छोटे से उम्र में मजदूरी नहीं करनी चाहिए। तो किस में? तो बाल मजदूरी को दर्शाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, कलर चेंज कर देते हैं। तो ये किसे दर्शाता है? तो बाल मजदूरी को दर्शाता है। चलिए 81 नंबर पूछा है खेमा शीर्षक पाठ में मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन था? हम पहले ही बोल चुके हैं, लिखे नहीं थे लेकिन बोल चुके थे कि मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन था? कसारा था। मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन था? कसारा था। कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते थे? तो अगरबत्ती बनाते थे। आप सभी जानते होंगे। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया जिसके नामो निशान नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी 900 हाथ में गिने नाखून वाले हाथ, गंदे फटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ क्या करते हैं? तो जख्म से फटे हुए हाथ क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं हाथ करते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 84 नंबर में देख सकते हैं। 84 नंबर में क्या पूछा गया है कि 84 नंबर में पूछा है कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कौन नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तन कर खड़ी हो गई थी? तो वो कौन खड़ी हो गई थी? तो कदम खड़ी हो गई थी, जो आगे चलकर एक डॉक्टर बनना चाहती। आगे चलकर ये क्या बनना चाहती थी? तो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहते थे? तो ऊपर हमने देखिए यहाँ पे चर्चा कर दिया है। तो कदम बड़ी होकर के एक अध्यापक, राजनेता, वकील नहीं, डॉक्टर बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? वकील। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। चलिए आगे तरफ बढ़ते। 87 पूछा गया जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित किया गया? यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर जो पाठ है वो किस विधा में? तो उनकी जीवनी में लिखा गया। यानी मान लीजिए अगर मेरे ही बारे में कोई लिख रहा है तो वो मेरा जीवनी होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जीवनी को। कल्पतरु शब्द का 88 नंबर, कल्पतरु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कल्पतरु शब्द का अर्थ होता है इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ होता है। कल्पतरु पेड़ कहा जाता है इच्छाओं को पूरी करने वाला एक काल्पनिक पेड़ होता है जिसको कल्पतरु कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 89 नंबर में देख सकते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वर्ष 1970 से 1977 में बिहार सरकार के किस पद को सुघोषित किया है? तो बिहार
किसको सुभूषित किया, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर पूछा गया, झांसी के राजा की मृत्यु के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची थी? तो किस राजा ने झांसी को हड़पने की सोची थी? यानी खूब लड़े वीरों वाली वो तो झांसी वाली रानी थी वो, तो उसे किसने हड़पने की कोशिश की थी? तो वो डलहौजी था, जो डलहौजी था वही हड़पने की कोशिश किया था। 91 नंबर में देखिए, कानपुर के नाना मुँह बोली बहन छबीली कौन थी? तो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। 92 नंबर, झांसी की रानी कविता की कवित्री कौन है? तो झांसी की रानी किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। 93 नंबर, चिकित्सा के चक्कर के पाठ के लेखक कौन है? तो चिकित्सा के चक्कर के पाठ के लेखक कौन है? तब चिकित्सा के चक्कर के पाठ के लेखक बैठा बनारसी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर पूछा है कि चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चूहानाथ कतरजी कहाँ से FRCS थे? तो कहाँ से वो पढ़े थे? FRCS मतलब पढ़ा लिखा होता है, तो वो कहाँ से FRCS थे बताइए? तो FRCS के रूप में कहाँ से पढ़ाई किए थे? तो कहा उसी में चर्चा किया गया है, लंदन से वो पढ़े थे। कहाँ से? लंदन से। 95 नंबर में पूछा गया है, 95 नंबर के लेखक बेढ़ा बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ में? वो कौन थे जो रहते थे बनारस में लेकिन कान कहाँ काटते थे? तो लखनऊ में काटते थे। वो हकीम साहब थे। कौन थे? हकीम साहब थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। और 96 नंबर देख सकते हैं, प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? 96 नंबर में पूछा गया प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सावधानी का मतलब प्रादुर्भाव मतलब होता है सावधानी का मतलब होता है किसी कार्य को करने के दो रास्ते होते हैं, एक नेगेटिव होता है उसका एक पॉजिटिव होता है, तो आप नेगेटिव के तौर पे सावधानी से उस कार्य को कीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। 97 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है, 97 नंबर क्वेश्चन, पठित पाठ के आधार पर बताया कि किसने सुदामा को द्वारकाधीश जाने के लिए विवश किया था? तो उनकी पत्नी ने सुदामा को जाने के लिए विवश किया था। 98 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। 98 नंबर की सुदामा चरित्र काव्य है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। 99 नंबर यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सुदामा चरित्र किसने लिखा है? तो सुदामा चरित्र को लिखने वाले कौन है? तो नरोत्तम सिंह हंसमुख है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि राह भटकते हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुसार अनुवादक कौन है? तो राह भटकते हिरण के बच्चे को किसने लिखा है? तो राजेंद्र मिश्रा ने लिखा है। किसने लिखा है? राजेंद्र मिश्रा। गोपाल सिंह नेपाली, शंकर शैलेंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये रहा 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो आप लोग अब ईमानदारी धर्म से अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाकर बोलिए कि आप लोगों के 100 में से कितना सही हुआ है, 100 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इस बात को, क्योंकि इससे ही आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। यदि आप लापरवाही करते हैं, तो किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट ज़रूर ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप लोग इससे जुड़ जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वे लोग भी इससे अवगत हो सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों को और बेहतर तरीके से तैयारी करा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, आप लोग को ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन से सही हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी कमज़ोर है। अभी समय है लगभग कितना 20-25 1 महीना, शायद 1 महीना 1.5 महीना समय है। आप लोग जी जान लगा दीजिए। अगर तैयारी नहीं है तो आप लोग को वन शॉट चाहिए, तो मैं एक वन शॉट, जैसे ही आपका मॉडल पेपर का सोल्यूशन होगा उसके बाद हम वन शॉट एक हिंदी के क्वेश्चन लेकर आएंगे, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर लड़ेंगे क्वेश्चन। तो और उसके बाद अपने इस चैनल को दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा याद पार के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको साइंस या सोशल साइंस का वीडियो लेकर कराने वाले हैं मॉडल पेपर, और अंत में मैथ के क्वेश्चंस कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल प्रेस ऑन कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरे